अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 606 की मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जितने भी क्विज़ होंगे उनको सॉल्व करेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फाइल है इसमें आंसर नहीं लगे हुए थे, तो मैंने ये फ़ाइल सॉल्व कर लिया है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टिपिकल कंपाइलेशन मीन्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल डैश। यानी कि कहता है कि जो टिपिकल कंपाइलेशन होती है, जब हम कंपाइल करते हैं तो यानी कि यूँ समझ लें कि कंपाइलर का क्या काम होता है। कंपाइलर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपके कंपाइलर की एज इट इज़ जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि कंपाइलर जो होता है वो प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल ऑब्जेक्ट कोड एंड मशीन कोड। यानी कि कंपाइलर क्या करता है कि आपका प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको या तो लो लेवल ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो यही यहाँ पे पूछा हुआ है कि वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में, बाइट कोड में, यूनिकोड में। तो वो लो लेवल ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपाइलेशन प्रोसेस हायरार्चिकल एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड। कंपाइलेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सिंटैक्स एनालिसिस कहा जाता है। सिंटैक्स एनालिसिस में क्या होता है, जितने भी सिंटैक्स एरर्स हैं उनको हम फाइंड कर लेते हैं, और जाहिर है ये एक एग्जैक्ट नाम है जो उन्होंने पूछा हुआ है कि हायरार्चिकल एनालिसिस जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसका दूसरा नाम जो है वो सिंटैक्स एनालिसिस ही होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है ये, IR स्टोर्स द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड इन। कहता है कि जो IR है वो अपने ऑपरेंड की वैल्यूज़ को कहाँ स्टोर करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर दो टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। एक तो आपके पास टर्म है कि ऑपरेंड की। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड देखें, अगर आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई है x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू z। अगर ये आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई है तो इसके अंदर ये जो x, y और z हैं ये हमारे पास ऑपरेंड होंगे और इसको हम ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल का साइन भी इसमें आ जाता है। तो हमारे पास जो ऑपरेंड हैं वो क्या है, x, y और z। तो ये हमारे ऑपरेंड होते हैं। तो वो कहता है इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, हम कहते हैं ना x के अंदर हम 2 को स्टोर कर देंगे, x के अंदर जो भी हमने स्टोर करनी है उस वैल्यू को IR कहाँ पर स्टोर करता है। एक तो हमारे, मैंने कहा था कि दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ऑपरेंड था वो मैंने बता दिया, दूसरा है IR। IR क्या चीज़ होती है? हमारा कंपाइलर जो है उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, जो एक उसका होता है उसे फ्रंट एंड कहा जाता है और दूसरा जो है उसको बैक एंड कहा जाता है। तो फ्रंट एंड के अंदर हम अपनी फ़ाइल को पुट करते हैं और फाइल इसके अंदर जब प्रोसेस होती है तो इसके बाद हमें यहाँ से IR मिलता है। ठीक है, IR मीन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, और फिर ये IR जो है ये बैक एंड को प्रोवाइड की जाती है और ये हमें जो है मशीन कोड यहाँ से बना के देता है। तो IR क्या होता है? IR जो हमारे फ्रंट एंड की आउटपुट होती है वो हमारे पास IR होता है। तो कहता है कि ये जो IR है इसके पास जो भी ऑपरेंड होंगी उनकी वैल्यूज़ को ये कहाँ स्टोर करेगा। तो उनकी वैल्यूज़ को जो है ये रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करता है। वैसे तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या वैल्यू को रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लिया जाए या मेमोरी के अंदर। लेकिन मेमोरी के अंदर वैल्यू को स्टोर करना और फिर जब उसे चाहिए हो तो उसको वापस लाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो जो ऑपरेंड जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होने हों या जिनकी फ़ौरन से ज़रूरत हो जल्दी इस्तेमाल करना, उनको हम रजिस्टर्स में सेव करते हैं। तो इसलिए हम जो है ये जो IR है ये अपने ऑपरेंड की वैल्यूज़ को रजिस्टर में सेव करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि a lexeme is a sequence of characters in the source program that is matched by the pattern for a dash। कहता है लेक्सिम क्या है। लेक्सिम एक्चुअली जो है आपके लेक्चर एनालिसिस का एक पार्ट समझ लें।
तो वो कहता है लेक्सिम क्या है कि लेक्सिम जो है ये एक सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स है, इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स होते हैं और वो कहाँ से आते हैं, सोर्स प्रोग्राम से। यानी कि हमने अभी जब उसकी बात की थी कंपाइलर की, तो जो फाइल हम देते हैं उसे, ठीक है, वो हमारी सोर्स फाइल होती है, वो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है। तो कहता है वो सोर्स प्रोग्राम के जो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर है उसको हम लेक्सिम कहेंगे। तो कहता है ये जो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर है इसको किस चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, किस चीज़ के साथ मैच किया जाता है। तो टोकन्स के साथ इन्हें हम मैच करते हैं। क्यों मैच करते हैं, हमने चेक करना होता है कि ये जो हमारे सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स है, ये जो हमें सोर्स फाइल दी गई है, ये फाइल जो है ये हमारी लैंग्वेज को फॉलो करती है या नहीं, जिस लैंग्वेज को हमने यूज़ करना है ये उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए जो है हम इस सीक्वेंस ऑफ करैक्टर जो हमारे पास होते हैं इनको टोकन्स के साथ जो है वो मैच करते हैं। अगर ये मैच हो जाते हैं तो हम इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर मैच नहीं होते तो हम इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। और ये काम हमारे FA और CFG वगैरह से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे जी, पार्सर टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्सर जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर से क्या इनपुट लेता है। तो देखिए पार्सर क्या है, हमने अभी बात की थी कि जो आपका कंपाइलर होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका फ्रंट एंड होता है और एक उसका बैक एंड होता है। तो जो आपका ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड को अगर हम देखें तो फ्रंट एंड के अंदर भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर जो आपका पहला पार्ट होता है इसको हम स्कैनर कहते हैं और ये जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम पार्सर कहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से हम जो फाइल देते हैं सोर्स फाइल, वो सबसे पहले स्कैनर के पास जाती है, स्कैनर उसे प्रोसेस करता है और स्कैनर यहाँ से हमें टोकन्स देता है, ठीक है। स्कैनर क्या बनाता है, स्कैनर टोकन्स बनाता है और वो टोकन यहाँ पे फिर पार्सर के पास जाते हैं और फिर पार्सर यहाँ से हमें जो है वो IR प्रोवाइड करता है। तो हम कहते हैं कि जो फ्रंट एंड है वो हमें IR प्रोवाइड करता है, लेकिन फ्रंट एंड के अंदर भी दो जो हैं उसके पार्ट होते हैं। जो पहले वाला स्कैनर है वो हमें टोकन्स प्रोवाइड करता है, फिर टोकन्स पार्सर के अंदर प्रोसेस होते हैं और फिर हमें IR मिलती है। तो यहाँ भी वो यही बात कर रहा है कि वो कहता है कि पार्सर क्या रिसीव करता है, इनपुट के तौर पे पार्सर क्या लेता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ टोकन जो बने थे, स्कैनर ने टोकन बनाए थे, वो टोकन पार्सर को मिलते हैं और फिर पार्सर आउटपुट में IR देता है। तो पार्सर का जो इनपुट है वो क्या है, टोकन, ठीक है। इसी तरह अगर आपको इसका जो है स्कैनर का इनपुट पूछ लिया जाए तो वो सोर्स फाइल होगी, स्कैनर का अगर आउटपुट पूछा जाए तो वो टोकन्स होंगे, पार्सर का जो इनपुट है वो टोकन है और पार्सर का आउटपुट जो है वो IR है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन कैन रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग इन अ रेगुलर सेट। कहता है अगर आपके पास एक रेगुलर सेट की स्ट्रिंग्स हैं तो उन्हें आप किस तरह की मशीन से रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। तो उन्हें हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं या रेगुलर सेट होते हैं उनके लिए हम DFA ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे सिलेबस का नहीं है तो इसे हम स्किप कर देंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें वो कहता है कि इन DFA मिनिमाइजेशन वी कंस्ट्रक्ट वन डैश फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टेट फ्रॉम द इनिशियल DFA। कहता है कि जब हमारे पास एक DFA बना होता है यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटेड हमने बना लिया है, तो हम उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया जाता है, एक्चुअल में जब हमारे पास एक DFA बन जाता है तो उसको मिनिमाइज़ के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स होती हैं, ऐसी वो सारी स्टेट्स जिनका तकरीबन प्रोसेस सेम होता है हम उनको एक स्टेट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या वो वी कंस्ट्रक्ट वन स्टेट फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टेट्स फ्रॉम इनिशियल DFA, यानी कि जो हमारा पहले DFA बना होता है उसमें जो एक ग्रुप ऑफ स्टेट होता है, यानी कि ऐसी स्टेट्स का ग्रुप जो सेम एक्शन कर रहे होते हैं उन्हें हम एक ही स्टेट बना देते हैं, ठीक है। इस चीज़ की एग्जाम्पल मैं आपको नोट्स पे दिखा सकती हूँ। ये देखें, ये आपके पास एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट द मिनिमाइज्ड DFA सच दैट देयर इज़ वन स्टेट फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द इनिशियल DFA।
तो होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक DFA बना हुआ है, ठीक है। अगर आप इस DFA को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हम A से डायरेक्ट भी B पर जा सकते हैं, और अगर हम A से C पर जाएं तो C से भी हम B पर जा सकते हैं। इसका मतलब है A से जाना तो हमने B पे ही है, चाहे इस रास्ते से चले जाओ चाहे C के थ्रू चले जाओ। तो अगर हम इन दोनों को एक ही स्टेट में कवर कर दें तब भी हम B पे ही जाएंगे, मतलब दोनों का पाथ तो एक ही स्टेट पे जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि A और C को जो है, ये एक ग्रुप ऑफ स्टेट है, इसको हम एक ही स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी बात का वो कर रहा था कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास, ये देखें यहाँ पे A और C को जो है वो एक ही स्टेट में कर दिया है। तो अब जाना तो A से भी B पे था और C से भी B पे था, तो इन दोनों को एक ही स्टेट में करके हम डायरेक्ट B पे चले गए। तो हमने क्या किया कि वो जो ग्रुप ऑफ स्टेट था जिसमें 2 स्टेट्स आ रही थी एक ग्रुप में, उसको हमने एक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी बात का यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि वो कहता है कि जो आपके पास ग्रुप ऑफ स्टेट्स होता है उसको आप एक NFA में कन्वर्ट करते हैं, एक स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, या एक PDA में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको एक सिंगल स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर इज रिटन इन जावा। कहता है कि लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर होते हैं हमारे पास। एक्चुअल में हम कहते हैं कि हमने जब पढ़ा कि लेक्सिकल एनालाइजर बना लिया जाए तो उसका सारा कोड हमें खुद लिखना पड़ा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई चीज़ हो जो लेक्सिकल एनालाइज़र भी खुद ही जनरेट कर दे ऑटोमेटिकली, हमें उसका कोड ना लिखना पड़े। तो उसके लिए हमने कहा कि लेक्सिकल एनालाइज़र जनरेटर बनाए जा सकते हैं जो हमारे लेक्सिकल एनालाइज़र को खुद ही जनरेट कर देंगे, हमें उनका कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस हवाले से हमारे नोट्स के अंदर 2 जो हैं वो कॉमन यूज़ होने वाले लेक्सिकल एनालाइज़र जनरेटर बताए गए थे। एक आपके पास FLEX है और दूसरा JLEX है। जो आपके पास FLEX है ये C और C++ की लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है, और जो आपके पास JLEX है ये जावा की लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है और जावा के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि जो जावा में लिखा हुआ है वो आपने जनरेटर बताना है, तो वो हमारे पास JLEX है। अगर वो पूछ रहे हैं कि जावा के अंदर यूज़ कौन सा होता है तब भी वो JLEX है, और अगर वो C या C++ का पूछ लेता है तो वो हमारे पास FLEX है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन FLEX स्पेसिफिकेशन फाइल इन FLEX स्पेसिफिकेशन फाइल डिफरेंट सेक्शंस आर सेपरेटेड बाय। कहता है कि जब हम FLEX की स्पेसिफिकेशन फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर जितने भी सेक्शंस होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो FLEX स्पेसिफिकेशन फाइल है इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। हो सकता है ये भी क्विज आ जाए तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं? सबसे पहले सेक्शन के अंदर जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं C या C++ उसकी और फ्लेक्स की डेफिनेशंस को डाला जाता है। दूसरा जो सेक्शन होता है उसके अंदर आपके टोकन्स की डेफिनेशंस और टोकन्स क्या एक्शंस करेंगे, टोकन लेने के बाद क्या एक्शन होगा वो डिफ़ाइन किया जाता है। और थर्ड पार्ट के अंदर आपका जो एक्चुअल कोड होता है वो दिया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों पार्ट्स को आपस में जो है वो सेपरेट कैसे किया जाता है। तो ये एक ऐसे जो है सिंबल होते हैं जिनके ज़रिए हम तीनों पार्ट्स को सेपरेट कर देते हैं। जब हम फर्स्ट वाला पार्ट लिख लेंगे, हमने फ्लेक्स और C++ की डेफिनेशन लिख ली, तो उसके बाद हम ये साइन डालेंगे, इसका मतलब फर्स्ट जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन लिखेंगे, फिर ये साइन डालेंगे। तो ये 2 दफ़ा % का साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकर्सिव डैश पार्सिंग इज़ डन फॉर LL1 ग्रामर। कहता है कि रिकर्सिव डैश पार्सिंग, ये नाम है इसका, इसकी कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास 2 तरह की पार्सिंग होती है। एक तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग होती है और एक नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग होती है। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के अंदर एक्चुअल में क्या किया जाता है कि हमारे पास एक जो है वो इंडेक्स होता है। इंडेक्स आप समझते हैं, जैसे हमारे पास जो है वो बुक का फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे लिखा होता है कि ये चैप्टर जो है ये किस पेज नंबर पे है, ठीक है। तो जो रिकर्सिव हमारे पास डिसेंट पार्सिंग होती है इसके अंदर हम यहाँ इंडेक्स से चेक करते हैं कि हमने कहाँ पे जाना है, ओके हो गया। और जो हमारे पास नॉन रिकर्सिव होती है उसके अंदर हम टेबल यूज़ करते हैं। यूँ हमारे पास एक टेबल अगर बना होता है तो हमें जो है वो रोज़ और कॉलम बता दिए जाते हैं, इस रो और इस कॉलम में आपने जाना है, और हम डायरेक्ट जो है वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं।
तो नॉन रिकर्सिव जो है उस पर पहुंचना ज़्यादा इजी होता है, इंडेक्स में हमें सारी सर्चिंग करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास दो होती हैं, इसका नाम जो है वो एग्जैक्ट ही है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग इसका नाम होता है, तो जाहिर है हम डिसेंट ही कहेंगे, बाकी ऑप्शंस का इससे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, अल्टरनेटिव ऑफ द बैक ट्रैक इज पार्सर इज लुक अहेड सिंबल इन डैश। कहता है कि एक हमारे पास बैक ट्रैकिंग थी, पार्सर के अंदर हमने एक प्रॉब्लम देखी थी बैक ट्रैकिंग की। कहता है कि बैक ट्रैकिंग का फिर हमने सोल्यूशन देखा। बैक ट्रैकिंग क्या थी कि यूँ था, मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। अगर हमारे पास जो है वो ए प्लस ए जो है वो ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है और बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यूँ समझ लें, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि हम यहाँ पे शुरू में ए को ए कैपिटल ए से, या यूँ कह लें कि यहाँ बी कर लेते हैं, बी और सी कर लेते हैं, ठीक है। बी और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आप ए को बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और सी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते थे कि हम ए को, हमने कहा कि ठीक है हमने ए को रिप्लेस करना है, तो हम ए को जो है ना वो सी से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम ए को जब सी से रिप्लेस कर देते थे तो बहुत आगे जाके हमें पता चलता था कि नहीं, हमने गलत जो है वो चीज़ चुन ली है, हमें सी से रिप्लेस नहीं करना था, बी से रिप्लेस करना था। तो फिर हम क्या करते थे कि फिर हम वो जितने स्टेप हमने कर लिए होते थे तो हमें पता चला कि ओहो हमने गलत चूज़ कर लिया, फिर हम यहाँ से वापस जाते थे और यहाँ से जाके इसे बी के साथ रिप्लेस करते थे। तो इसे बैक ट्रैकिंग कहा जाता है कि यहाँ आके हमें पता चला हमने गलत चूज़ किया है और फिर हम वापस गए और फिर हमने बैक ट्रैकिंग जो है वो जो सही वाला था उसे चूज़ किया। तो ये बैक ट्रैकिंग एक प्रॉब्लम था, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन देखा था। सोल्यूशन ये था कि हमने जो कंपेयर करना होता है जिसके साथ, वो इनपुट तो हमारे पास पहले से मौजूद होता है। ऐसा ही होता है ना कि एक फ़ाइल हमें दे दी जाती है और उस फाइल को हमने चेक करना होता है कि ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये हमारी ग्रामर के मुताबिक सही है या नहीं। तो वो कहता है कि क्यों ना ऐसा हो कि जिसको आप चेक कर रहे हैं उससे अगले वाला वर्ड देख लें और जो वर्ड लिखा हुआ है उसके मुताबिक ही चेक कर लें। यानी कि अगर आपने बी या सी में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप देख लें यहाँ पे आगे बी लिखा हुआ है या सी, अगर सी लिखा है तो सी को सिलेक्ट कर लें, बी लिखा है तो बी को सिलेक्ट कर लें। ये हमने उसका एक सोल्यूशन देखा था, ठीक है। तो वो ये था कि हम लुक अहेड सिंबल देखते हैं कि अगले वाला सिंबल कौन सा है और फिर उसके हिसाब से हम जो है यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो वो कहता है कि वो जहाँ से हम अगला वाला सिंबल देखते हैं, ये जो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि यहाँ से हम अगला सिंबल देखते हैं, वो कहाँ पे होता है, इनपुट में होता है या आउटपुट में होता है या इनपुट और आउटपुट दोनों में होता है। तो वो मैंने आपको बताया कि जो हमें सोर्स फाइल दी जाती है वहाँ से हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है और फिर हम उसे मैच करते हैं। तो वो हमारे जो है वो इनपुट में होता है, जो सोर्स फाइल हमें दी जाती है उसके अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्सर टेक टोकन फ्रॉम स्कैनर एंड ट्राइज टू जनरेट डैश। पार्सर जो है वो स्कैनर से टोकन्स लेता है और आगे क्या बनाता है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी कि हम क्या करते हैं कि पार्सर जो है वो सोर्स फाइल लेता है और टोकन्स बना के स्कैनर को देते हैं और फिर स्कैनर जो है वो टोकन बना के आईआर बना देता है, यानी कि टोकन्स पे प्रोसेस करता है और फिर आईआर बना देता है। अब यहाँ पे देखिए आईआर का ऑप्शन तो उसने नहीं लिखा, अगर वो आईआर का ऑप्शन लिख देता तो आप उसे टिक कर सकते थे, लेकिन पार्सर कुछ और भी कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है कि पार्सर जो है वो पार्स ट्री बनाता है, ठीक है। आईआर तो वो जनरेट करता है लेकिन पार्स ट्री बना रहा होता है, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्स ट्री होगा, लेकिन आईआर भी इसका करेक्ट आंसर है। अगर वो आपको आईआर का ऑप्शन देगा तो फिर पार्स ट्री का ऑप्शन नहीं देगा। तो जिस लिहाज से भी पूछिए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल द रोज रिप्रेजेंट। हमारे पास जो प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास इस तरह टेबल होता है और हमें जो है वो रोज़ और कॉलम्स बता दिए जाते हैं और हम एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम। तो वो कहता है कि वो जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं उसकी रोज़ जो हैं उसके अंदर क्या लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या लिखा होगा कि जो हर रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो कहता है कि उसकी रोज़ के अंदर जो है वो नॉन टर्मिनल्स लिखे होते हैं, ठीक है। और जो उसके कॉलम्स होते हैं उस कॉलम्स के अंदर वो नेक्स्ट टोकन लिखा होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम नेक्स्ट टोकन देखते हैं कि ठीक है इसके लिहाज से हम चूज़ कर लेंगे कि हमने बी चूज़ करना है या सी चूज़ करना है। तो वो जो नेक्स्ट टोकन है वो यहाँ पे कॉलम्स में लिखे होते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको रोज़ का पूछता है तो आप नॉन टर्मिनल को पिक कर सकते हैं, और अगर आपको वो कॉलम्स का पूछ लेता है तो उसके अंदर नेक्स्ट टोकन होता है। अगर आपके पास यहाँ पे तो नेक्स्ट टोकन का ऑप्शन नहीं है,
लेकिन जो है आप नेक्स्ट टोकन का ऑप्शन जो है वो पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम डैश कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ ग्रामर सिंबल्स। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और अगर आपने कर दिया हुआ है तो आप दूसरी डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम डैश कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ ग्रामर सिंबल। कहते हैं कि LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम जो है उसके अंदर हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं कि अपने ग्रामर के सिंबल्स जो हैं उनको सीक्वेंस से स्टोर कर लें। तो पार्सिंग के अंदर हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, वो तीनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो हम उसमें टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। टेबल मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। एक उसमें टेबल होता है जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि अब जो हमारे पास वर्ड है उसको हमने एक्सचेंज किससे करना है, रिप्लेस किससे करना है, ठीक है। उसके बाद हम स्टैक देखते हैं। स्टैक के अंदर हमारे जो ग्रामर के सिंबल्स होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं। तो यही इसने यहाँ पे पूछा हुआ है, तो स्टैक के अंदर हम उसे स्टोर करते हैं। और थर्ड चीज़ होती है इनपुट बफर। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये क्या होता है कि हमारे पास इस तरह एक बफर होता है जिसके अंदर हमारा इनपुट पड़ा होता है, जहाँ से हमने कहा था कि वो देखेगा कि अगर इस इनपुट पे हम काम कर रहे हैं तो इससे नेक्स्ट वाला इनपुट कौन सा है, और उसे वो देख लेता है। उसके लिहाज से वो कहता है कि हमने जो है वो रिप्लेस किस चीज़ से करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। एक टेबल होता है, एक स्टैक है, एक इनपुट बफर। टेबल के अंदर आप टेबल आपको ये बताता है कि आपका जो भी नॉन टर्मिनल है उसको आप रिप्लेस किस से करेंगे। और स्टैक के अंदर आप अपने जो ग्रामर सिंबल्स हैं उनको स्टोर करते हैं और वहाँ से लेके उन्हें यूज़ करते हैं। और इनपुट बफर के अंदर आपकी वो जो सोर्स फाइल है उससे जो स्ट्रिंग आपने ली है जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो पड़ी होती है। तो अगर इन तीनों के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द ग्रामर। कहता है आपके पास ये एक ग्रामर है और आपने फर्स्ट ऑफ एफ फाइंड करना है। ये फर्स्ट इफ़ ए लिखा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट इफ़ ई नहीं है, ये एक्चुअल में है फर्स्ट ए, यानी कि आपने ए का फर्स्ट फाइंड करना है, ठीक है। ए का फर्स्ट कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले ए का फर्स्ट फाइंड करने के लिए आपने यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखना है ए कहाँ लिखा हुआ है। तो लेफ़्ट साइड पे ए हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। अब ए की जो है ये एरो के इधर आप देखेंगे सबसे लेफ्ट मोस्ट वर्ड कौन सा है, वो है बी, ठीक है। अगर तो ये बी जो है यहाँ पे ये जो लेफ्ट मोस्ट वर्ड है, अगर ये आपके पास टर्मिनल हो, आपको पता है टर्मिनल जो है वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अगर तो टर्मिनल हो तो फिर तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। मसलन अगर यहाँ पे स्मॉल बी लिखा होता तो हम डायरेक्ट ही लिख देते कि बी जी इसका जो ए का फर्स्ट है वो है स्मॉल बी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है स्मॉल बी नहीं लिखा हुआ बल्कि कैपिटल बी लिखा हुआ है। तो कैपिटल बी लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे कि अब आप आ जाएंगे बी पे और आप बी का फर्स्ट देखेंगे। तो बी का अगर आप फर्स्ट देखें तो वो क्या लिखा हुआ है, एच। तो अब हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ए क्या है, ये है एच, ठीक है, एच। तो एच लिखने के बाद आपने एक और चीज़ चेक करनी है। अब ये देखें यहाँ पे और का निशान लगा हुआ है, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है इस लाइन से इधर वाले जो वैल्यू है उसका भी आप फर्स्ट देखेंगे और जो इधर वाली वैल्यू है वो भी आप फर्स्ट देखेंगे। तो अगर आप इधर वाली वैल्यू को देखें तो यहाँ पे एक्सोलिनॉर की जो है वो कमांड लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ से बी को चेक कर रहे थे ना, जहाँ से आपने बी लिया था यानी कि ए का फर्स्ट वाला, अब आप बी को फॉलो करें और बी से जो अगले वाला है उसको ले लें। इसके आगे क्या है, सी। तो अब हम सी का भी फर्स्ट देखेंगे। सी का फर्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे सी का फर्स्ट जो है वो सी ही है, इसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद इसका फर्स्ट जो है वो जी है तो इसके साथ हम जी लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हम आई लिख लेंगे। तो अब देखें अगर हमें यहाँ पे फिर से एप्सिलॉन आर मिल जाता तो इसका मतलब था कि अब सी के आगे जो है उसको उसके भी देखो फर्स्ट, लेकिन अब इसके आगे क्योंकि एप्सिलॉन आर नहीं है तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा एच जी आई। तो यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें हमारे पास एच जी आई लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द ग्रामर। आपको फिर एक ग्रामर दे दी गई है और कहा है कि अब आपने फर्स्ट सी फाइंड करना है।
पहले हमने फर्स्ट ए फाइंड किया था, अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट सी फाइंड करना है। तो फर्स्ट सी फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया कि फर्स्ट सी फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस इधर लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे सी कहाँ पे है, यहाँ पे है सी, ठीक है। अब आपने देखना है कि सी का फर्स्ट क्या है, तो सी के जो है यहाँ पे सी का फर्स्ट सी ही है, इसे हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट सी का फर्स्ट जो है वो जी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी, और उसके बाद फिर सी है, इसको स्किप कर देंगे, और फिर है हमारे पास आई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आई। तो सी का फर्स्ट हमारे पास हुआ जी एंड आई। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जी और आई का ऑप्शन है, तो इसको हम पिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बॉटम अप पार्सिंग यूजेस ओनली डैश काइंड ऑफ एक्शंस। कहते हैं कि जो बॉटम अप पार्सिंग है उसमें कितने तरह के एक्शंस होते हैं। आपकी बॉटम अप पार्सिंग के अंदर सिर्फ 2 तरह के एक्शंस होते हैं, एक शिफ्ट एक्शन होता है और एक रिड्यूस एक्शन होता है। शिफ्ट एक्शन क्या होता है और रिड्यूस एक्शन क्या होता है, देखिए हमारे पास इस तरह स्टैक बनी होती है, तो जब आप शिफ्ट एक्शन करते हैं तो ये आपकी स्टैक के अंदर किसी वैल्यू को पुट कर देता है, ठीक है। और जब आप रिड्यूस एक्शन करते हैं तो ये यहाँ पे स्टैक के अंदर जो सबसे ऊपर वैल्यू होती है इसको पॉप कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमसे पूछा हुआ है कि जो बॉटम अप पार्सिंग है उसमें कितनी तरह के एक्शंस होते हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 2 टाइप्स के, ठीक है, शिफ्ट और रिड्यूस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द शिफ्ट एक्शन डैश आर टर्मिनल ऑन द स्टैक। कहता है कि जब हम शिफ्ट एक्शन करते हैं, अभी जो हमने ऊपर देखे शिफ्ट और रिड्यूस, तो जब हम शिफ्ट एक्शन करते हैं तो स्टैक से क्या होता है, स्टैक पर डाटा को पुश किया जाता है या स्टैक से डाटा को पॉप किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम शिफ्ट एक्शन करते हैं तो स्टैक पर डाटा को पुश किया जाता है, स्टैक के अंदर डाटा को रखा जाता है, और जब हम रिड्यूस की कमांड देते हैं तो फिर उसके अंदर से डाटा को पॉप कर लिया जाता है, यानी बाहर निकाल लिया जाता है। तो क्योंकि वो हमें शिफ्ट एक्शन की बात कर रहा है तो शिफ्ट एक्शन में डाटा को पुश किया जाता है स्टैक पर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है रिड्यूस एक्शन। तो ये अभी हमने बात की कि रिड्यूस एक्शन जब आपको कहा जाए तो आप जो है पॉप कर लेते हैं। अभी लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है तो हम वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।